आई एम सो सॉरी, वीडियो अगेन इंटरप्ट हुई। लेकिन हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कि बीटा पार्टिकल जो होते हैं वो बीटा माइनस और बीटा प्लस होता है। तो बीटा माइनस यानी कि इलेक्ट्रॉन और बीटा प्लस यानी कि पॉजिट्रॉन ये न्यूक्लियस से इमिट होता है। तो वही बात कि इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया? तो इलेक्ट्रॉन ये जनरेट होता है उसी समय पर जब इसमें रेडियो एक्टिविटी हो रही होती है, यानी कि ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा होता है। तो उस समय इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है जिसको वो इमिट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इमिट करने का क्या मतलब हो गया कि एक नेगेटिव चार्ज जो है वो बाहर चला गया इसके अंदर से, ये बात हो गई। ठीक है, तो इसी तरीके से पॉजिट्रॉन भी इमिट करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप प्लस चार्ज ले लीजिए, उसको ये इमिट करता है। तो ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही कि अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स हीलियम होते हैं, बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और गामा जो होती हैं वो रेज होती हैं। जब भी न्यूक्लियस अपने को स्टेबल करने के लिए अल्फ़ा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल को इमिट करता है, तो ये उसके साथ ही साथ गामा रेज को भी इमिट करता है। गामा रेज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब जो गामा रेज होती है वो एक तरीके की वेव्स होती हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ये क्या होती हैं? ये वेव्स होती हैं। और अल्फ़ा और बीटा क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स हैं और गामा रेज हैं। तो जब भी अल्फ़ा चाहे इमिट होगा, बीटा इमिट होगा, गामा जो है वो इमिट होगा ही होगा, ये कंपल्सरी है। क्योंकि जब न्यूक्लियस से इमिशन हो रहा होता है ना खुद की स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, तो जो न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है तो ये वापस से ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करता है। तो उसी समय क्या होता है? गामा इमिट होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया अल्फ़ा बीटा गामा क्या है? ये रेडियो एक्टिविटी में न्यूक्लियस से निकलते हैं उसको स्टेबल करने के लिए। रेडियो एक्टिविटी कहाँ होती है? खुद को स्टेबल करने के लिए होती है। और जब हम एलिमेंट को स्टेबिलिटी देने के लिए उनको इंड्यूस किया जाता है तो उसको न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। नाभिक जो है वो टूटेगा, क्योंकि हम उसको बाहर से पुश करेंगे। अगर हम पुश नहीं करें तो क्या हो भाई? एटॉमिक बम तो ऐसे ही रखे फूटने लगे ना यूरेनियम में से। तो अब आती है क्या? न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन न्यूक्लियर फिजन यानी कि नाभिकीय विखंडन। इसमें होता क्या है? नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ टूट रहा है। क्या टूट रहा है? ये जो टूट रहा है ना, ये कोई बड़ा न्यूक्लियस है जो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटेगा, यानी छोटे छोटे एटम्स में टूट जाएगा। और जब ये टूटेगा तो अपने साथ साथ कुछ एनर्जी और कुछ और भी निकालेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 लिया, इस पर न्यूट्रॉन हमने टकराया। न्यूट्रॉन जो है वो बहुत ही स्लो मोशन वाला न्यूट्रॉन हमने टकराया। तो यूरेनियम 235 जो था, यूरेनियम 235 का मतलब क्या हो गया? हम इसका भार बता रहे हैं। यूरेनियम 235 क्या भार बता रहे हैं ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो फिक्स रहेगा। क्या होता है? 92। यूरेनियम 235। 235 क्या इंडिकेट कर रहा है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी कि यूरेनियम में 235 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है मिला करके। अब हमने क्या लिया? हमने एक न्यूट्रॉन लिया और धीमी गति से इस पर छोड़ दिया। जब हमने इस पर छोड़ा तो ये हुआ क्या होगा? इसके साथ हुआ ये होगा कि ये हो गया होगा 92 यूरेनियम 236, क्योंकि न्यूट्रॉन जो एक कम था वो एक ज़्यादा हो गया, तो 92 यूरेनियम 236 हो गया। ठीक, अब ये जो 92 यूरेनियम 236 है ये हाईली अनस्टेबल है। ये हाईली अनस्टेबल है। तो अब ये क्या करेगा? ये जो हाईली अनस्टेबल 92 यूरेनियम 236 है ये टूटेगा बेरियम में और क्रिप्टन में। बेरियम और क्रिप्टन में टूटेगा और साथ ही साथ ये 3 न्यूट्रॉनों को और निकालेगा और एनर्जी को निकालेगा। अच्छा, एनर्जी क्यों निकलती है?
क्योंकि कुछ ना कुछ यूरेनियम का मास कुछ ना कुछ तो कम होगा। तो ये जो मास कम होगा वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा किससे, E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर से। E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर से मास चला गया और एनर्जी निकल आई। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूक्लियर फिजन होता है। इसी को हम बोलते हैं चेन रिएक्शन बनती है। कैसे बनती है कि ये जो यूरेनियम था इसके ऊपर न्यूट्रॉन स्लो गति से आया, तो ये यूरेनियम टूटा तो इससे निकले कौन, 3 न्यूट्रॉन निकले। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन हैं ये फिर से जो यूरेनियम बचा हुआ है उस पर टकराएंगे। जब ये उस पर टकराएंगे तो फिर से हर एक से 3-3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, हर एक से 3-3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, इससे भी 3-3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। अब ये न्यूट्रॉन फिर से फ्रेश यूरेनियम पर टकराएंगे, फिर से टकराएंगे 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 और ये टकराएंगे और फिर से इनसे 3-3 निकलेंगे। तो भाई ये चेन रिएक्शन जो है वो चलती चली जाएगी। यानी पहले तो हमने लिया केवल 1 न्यूट्रॉन, फिर निकले 3 न्यूट्रॉन, फिर निकले 9 न्यूट्रॉन, अब निकलेंगे 27 न्यूट्रॉन। तो ये तो अंत ही नहीं होगा ना। तो ये जो फिजन की जो रिएक्शन है ये क्या हो गई, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। इसी से बनता है एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब जो गिरा था कहाँ, हिरोशिमा और नागासाकी में, है ना। लेकिन अगर हम किसी तरीके से इसी चेन रिएक्शन को कंट्रोल कर ले जाएं तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, तो चमत्कार होगा। तो चमत्कार होगा, बिजली मिलेगी, न्यूक्लियर रिएक्टर बनेगा भाई, न्यूक्लियर रिएक्टर बनेगा जिससे हम अपनी मनमर्जी की ऊर्जा खाली ले लेंगे, बाकी का शांत कर देंगे उसको, है ना। कैसे कंट्रोल करेंगे, हम कुछ ऐसा कर लें कि ये जो 1 न्यूट्रॉन तो हमने छोड़ दिया, अब यूरेनियम से 3 न्यूट्रॉन निकले, बाकी के इन 2 न्यूट्रॉनों को हम रोक दें, 1 न्यूट्रॉन को जाने दें, फिर यूरेनियम, फिर ये जो ये अब यहाँ वाले तो सारा काम ख़त्म हो गया ना, हमने इन दोनों को रोक दिया। तो अब ये यूरेनियम से फिर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, हमने फिर इन 2 को रोक दिया, यहाँ वाला पूरा काम ख़त्म हो गया। तो ये क्या होगी, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन चलेगी। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन, कंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, जिससे कि बनता है न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर को हम और आगे अच्छे से समझेंगे, ये सारी रिएक्शंस को और अच्छे से समझेंगे। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है, न्यूक्लियर फिजन को हम और भी बेहतर तरीके से समझाएंगे, डायग्राम से, एग्जाम्पल से, सब कुछ लेके। ओके, थैंक यू सो मच।